यहीं, इधर आ जाओ। मैंने अब सोफे की तरफ इशारा किया। कैरोलिन ने पहले बेली तरफ और फिर रैंडल की तरफ देखा। रैंडल उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। कैरोलिन किसी न किसी तरह सोफे तक पहुंचकर सोफे पर ढेर होगी। उसके अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो किसी भी लम्हे बेहोश हो जाएगी। कैरोलिन यहाँ आ गई। मैंने भी एक सोफे पर बैठते हुए खुशगवार अंदाज में कहा, और किसी किस्म की बदबदगी भी पैदा नहीं हुई। क्या ख्याल है? तुम अपने कमरे में वापस जाओ, रैंडल ने कैरोलिन से कहा, और वो यूं खड़ी हुई जैसे अगर उसे उठने में एक लम्हे की भी ताखीर हुई तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। बैठ जाओ कैरोलिन, मैंने झटकेदार आवाज में कहा। मैं इतनी आसानी से तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। इस वक्त इसे जाने दो, रैंडल ने सर्द लहजे में कहा। थोड़ी देर बाद बुला लेना। सुनो कैरोलिन, मैंने हाथ उठाकर कहा, तुम्हारे लिए ये एक मुश्किल फैसला है कि किसकी बात मानो और किसकी ना मानो, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई शख्स मेरे कमरे में घुसकर अपनी मनमानी करने की कोशिश करे। याद है, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं जबरदस्ती करना भी जानता हूँ। कैरोलिन के चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई। उसे अंदाजा हो गया था कि वह दो मूनियों के दरमियान फंस गई है और उसे हर हाल में नुकसान उठाना है। जो शख्स रैंडल को खातर में ना ला रहा, उसकी अपनी अहमियत रैंडल से कम नहीं हो सकती थी। कैरोलिन ने बेबसी से रैंडल की तरफ देखा। बैठ जाओ कैरोलिन, रैंडल ने एक तवील सांस लेकर कहा। अली बहुत जिद्दी है, बेहतर यही है कि इसकी बात वहां ही ली जाए। मैं माहौल को खराब नहीं करना चाहता। कैरोलिन बैठ गई, मगर अब उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। रैंडल के मुंह से मेरा नाम सुनकर वो चौंकी थी। उससे कमर गालमन उसे मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ। वो मुझे ईदल का कोई आम और ईवी तस्वर कर रही थी। हाँ, मैं अलियार खान हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। थोड़ी देर कबल तुमने बड़ी सफाई से मुझे बेवकूफ बनाया था। मुझे अंदाजा तक नहीं हो सका कि तुम मुझे किस जाल की तरफ लिए जा रही हो। कैरोलिन ने ऊँटों पर जबान फेरी। रैंडल की मौजूदगी के बायस वो बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। ये तो बादशाह लोग हैं, मैंने हंस कर कहा। मेरा इशारा रैंडल की तरफ था। दरबार सजाने के शौकीन है, जहाँ आदाब तो बहुत अहमियत दी जाती है, लेकिन मैं अवामी किस्म का आदमी हूँ, आम माहौल पसंद करता हूँ। मेरे पास आई हो तो भूल जाओगे यहाँ रैंडल या मोशी आवड़ नामी कोई शख्स भी मौजूद है। जो भी कहना है बेतकल्फी से कहो। शिटू बड़े आदमियों की जंग है, कैरोलिन ने तकरीबन लरजते हुए कहा। मैं तो एक मामूली सी कारकुन हूँ, जो हुक्म दिया जाता है उसकी तामील करना मेरा फर्ज है। मैं तो खैर बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैंने मैनी खेज लहजे में कहा। बड़े आदमी तो ये तुम्हारे मोशी आवड़ है, जिन्होंने मुझे सफाई से घेर दिया। तुम्हारे आसाब की मजबूती की सब भी ओ तरफ है, रैंडल ने कहा। पर अगर मुझे इस बारे में इल्म ना होता तो मैं यही समझता कि तुमने अपनी हिफाजत का कोई खुफिया बंदोबस्त कर रखा होगा, इसलिए तुम इतने मुतमईन हो। हिफाजतों के खुफिया बंदोबस्त करने की जरूरत तुम जैसे लोगों को पेश आती है, मैंने संजीदगी से कहा। हम जैसे लोग तो जान हथेली भर लिए फिरते हैं, हमें किसी हिफाजत की जरूरत नहीं होती। रैंडल के चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई। उसे अपनी तोहीन का बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था। मैंने भी कैरोलिन को इसीलिए यही बिठाया था। रैंडल की तोहीन करना बेहद जरूरी था, ताकि उसे अपनी औकात का अंदाजा हो जाए। वो बदम खुद एक बड़ा आदमी था, बड़ा और बेहद ताकतवर। तुम्हें इस बात पर हैरत नहीं हुई कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से किस तरह पहचान दिया? रैंडल ने संभल कर कहा। अगर मैं ना चाहता तो तुम मुझे पहचान नहीं सकते थे। मैंने इसका खास एहतमाम किया था, और बाद में मेरा इरादा तब्दील हो गया था, और मुझे खुशी है कि मेरा इरादा तब्दील कर दिया, वरना तुमसे इतनी आसानी से मुलाकात ना होती। मैं नहीं समझा, रैंडल ने हैरत से कहा। तुम्हें पहचानने में तू मेरा तमार है। नहीं मिस्टर रैंडल, तकरीबन तमाम हकायक मेरे इल्म में है। मेरा आखिरी काम तुझ पर हाथ डालने का रह गया था। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे बड़ी रहमतों से बचा लिया। तुम्हारी तलाश का काम मुझे मुश्किल तरीन मालूम हो रहा था। मालूम भी मुझे क्या गया पापड़ बेलने पड़ते, तब कहीं जाकर तुम तक रसाई की सबील निकलती। इस वक्त तो सब्र कर लो, इस गीक में खास मकसद के तहत आया हूँ। अब आ ही गए हो तो वापस जाकर क्या करोगे? मैंने उसकी बात काट कर कहा। एक तवील अरसे बाद और जिंदगी में पहली बार तुम्हारा दीदार नसीब हुआ है, तो अपनी आंखों की प्यास बुझने से कबल मैं तुम्हें कैसे चला जाने दूं? झगड़ा नहीं होगा, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि कैरोलिन को चला जाने दो। कैसे चला जाने दूं? मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। और इस चला जाने दूं तो फिर तुम्हारा कैसे मिलूंगा? तुम जब चाहोगे कैरोलिन से मिल सकोगे। रैंडल ने तेजी से कहा, पर इतनी तेजी से उसे अपनी हमाकत का एहसास भी हो गया था। मैं तुमसे कह रहा हूँ संजीदा हो जाओ। ऐसे ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा मैं नहीं कर सकता। मैंने बेबसी से कहा। कैरोलिन मेरे हवास पर छा भी जा। क्या बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नकीता तुम्हारे हवास पर छा गई थी? रैंडल ने तंदिया लेने में कहा। नहीं, इस बार मामला संगीन है। कैरोलिन से वक्ती दूरी बर्दाश्त करना भी मेरे बस से बाहर हो रहा है।
तुम्हें मामले की संगीनी का अंदाजा नहीं है। रैंडल ने उसी तरह कहा, अगर तुमने अपना रवैया तब्दील ना किया तो मैं वापस चला जाऊंगा। मुझे अफसोस है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। मैंने बड़ी अफसुर्दगी से सर गुंतवी में जुम्बश दी। तुमने वो मकूला तो जरूर सुना होगा, याद भी आता अपनी मर्जी है, मगर वापस जाने के लिए इजाजत जरूरी होती है। मकूले तो मैंने और भी बहुत सुने हैं, लेकिन हम यहाँ इन बातों पर अमल करने की जमा नहीं हुए, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मकूले वदे कर लेंगे। रैंडल ने कहा, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं कोई भी नया मकूला वदे करने से गुरेज नहीं करूंगा। रैंडल मुझे घूरने लगा तो किसी तरह मुझे ताउन करने पर आमादा नहीं हो रहा है। उसने कहा, लिहाजा अगर सूरत बिगड़ी तो मुझे इल्जाम मत ठहराना। मैं किसी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराता, बल्कि अगर मुमकिन होता है तो खुद ही ख्याल करता हूँ, और मैं किसी नेमत की नाकदरी भी नहीं करता, खास तौर पर मुफ्त में हाथ आई हुई नेमत। किसी खुशफहमी में मुबतला होने की जरूरत नहीं। रैंडल ने मेरी बात काटी। तुम्हारे मुकाबले आने से कबल मैंने अपनी हिफाजत का खासा बंदोबस्त कर लिया है। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। रैंडल के अल्फाज से साफ जाहिर था कि वो मुझसे खौफजदा है, तभी उसने अपनी हिफाजत का बंदोबस्त किया है। और एक वही गया, मुझसे तो हर यहूदी खौफजदा था। मेरा नाम सुनकर ही उन पर लड़वा तारी होने लगता था। कुछ शारबी ने जो किसी जोम में मुबतला होकर मेरे मुकाबले पर उतरने की हमाकत कर गुजरते थे, वो इबरतनाक अंजाम से दो चार हुआ करते थे। रैंडल ना सिर्फ मेरी सलाहितों से बखूबी वाकिफ था, बल्कि हम उनमें से बात का स्टेशन दीता गवाह भी था। ली क्वान के हाथों मेरी तरबियत भी उसी ने कराई थी। मेरी शख्सियत तब्दील करने की कोशिश भी उसी ने की थी। जलीरा मर्ग पर कराटे इंस्पेक्टर बेलफेडादू को मैंने जिस बेबसी से दो चार किया था, रैंडल ने मुझे सारे मनाजर बड़ा रास्त देखे थे। वो मेरी हलाकर सेलियों से सबसे ज्यादा बाखबर शख्स था। उसके बावजूद वो तन्हा मेरे कमरे में चला आया था, तो यकीनन उसने अपने गिर्द एक ऐसा मजबूत हिफाजती इसार कायम कर रखा होगा जो उसकी दानिश में नाकाबिले शिकस्त ही होगा। मैं खुशफहमियों में मुब्तला होने का आदी नहीं हूँ मिस्टर रैंडल। मैं जानता हूँ कि कौन कितने पानी में है। आखिरकार मैंने कहा, जो खुशफहमियों में मुब्तला होते हैं वो अली यार खान नहीं होते। उसके बावजूद भी तुम हट दरमी पर आमाता हो। रैंडल ने कहा। उसके लहरे में हैरत थी। मालूम होता है कि तुम जंगो जदल पर आमाता हो। यह ऐसे नहीं है, बहुत अरसे से है। कोई नई बात करो रैंडल। मैं तो यही चाह रहा था, मगर चूंकि तुम इस बोर्ड में नहीं हो, लिहाजा उसने जुबला अधूरा छोड़ दिया था। उसके अंदाज में धमकी पोशीदा थी। गालिबन अब तुम अपने खैर फिगाली जज्बात का अमली मुजाहरा करोगे। मैंने दंज किया, मगर रैंडल बुरा नहीं माना। यकीन करो, मैं जारियत के इरादे से नहीं आया था, लेकिन तुम जरूरत से ज्यादा खुद एतबादी में मुब्तला हो। जंग से बात नहीं करोगे तो। उसने एक बार फिर जुमला अधूरा छोड़ दिया। जुमला मुकम्मल करो रैंडल, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया से रुखसत होते वक्त तुम्हारे दिल में कोई हजरत बाकी ना हो। रैंडल ने एक बार फिर पहलू बदला। उसके चेहरे से कोई अंदाजा करना मुश्किल था। स्ताम वैसा भी सकता था उस पर क्या गुजर रही होगी। कैरोलिन भी शरीद वहशत के आलम में बैठी थी। उसका बस चलता तो मेरे कमरे से भाग निकल भी, मगर उसके लिए यह मुमकिन नहीं था। एक तो मैं उस पर तैयार नहीं था, दूसरे रैंडल ने उसे बैठ जाने को कहा था। इन हालात में ख्वाह कैसी सूरत क्यों ना होती, कैरोलिन बैठी रहने पर मजबूर थी। तुम्हारे लिए चाय मंगवाऊं? मैंने शरारती अंदाज में कैरोलिन से कहा, या कुछ और पियोगी? कैरोलिन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। रैंडल बदस्तूर किसी सोच में गुम था। नहीं, कैरोलिन ने बुर्गा सी आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं पीऊंगी, ये तो आदाब बेज़बानी के खिलाफ होगा। मैंने तशवीश बड़े लहजे में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि बेतुकल्फाना रवैया इख्तियार करो, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। हमने तुम्हें जो रियायतें दी हैं, तुम उनसे नाजायज फायदा उठा रहे हो। अचानक रैंडल ने कहा। गारबन वो किसी फैसले पर पहुंच चुका था। मुझे नहीं मालूम था कि किसी बैबान को चाय गिया पर करना नाजायज फायदा उठाने के जुमरे में आता है। मैंने मुतईराना लहजे में कहा, और मुझे ये भी मालूम नहीं कि मुझे कौन सी रियायतें दी गई। शी गुराई में तुम जिस तरह हमारी इज्जत पर आए थे, उसके बाद तुम्हारा जिंदा रह जाना इस बात की वादे दलील है कि हमने तुम्हारे साथ रियायत बरती। रैंडल ने कहा, लेकिन उसके जवाब में तुमने जो कुछ किया खुद तुम्हारे शायाने शान नहीं था। तुम्हें मेरी जवाबदेही में उसी रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए ना। तुम ठीक कह रहे हो रैंडल, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम्हारा रद्द-ए-अमल मेरी फहम से बालातर है। तुम्हारे ज़र्फ पर भी शुबा नहीं किया जा सकता। मेरा बुखलिजाना बशुरा है कि अब तुम रिटायर हो जाओ। तंजीम तुम्हारे काबू से वायर हो गई है। जब बात हुक्म अदूली पर उतर आने तो सरबराह वो रिटायरमेंट के अहकामात पर न सिर्फ गौर करना चाहिए, बल्कि रजाकाराना तौर पर रिटायर भी हो जाना चाहिए। मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो। रैंडल ने उलझ कर कहा, तुमने जोन्स को हुक्म दिया था कि मुझे और मेरे साथियों को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर छोड़ दिया जाए। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, तुमने ये हुक्म इसलिए दिया था कि तुम्हें अपने मातहतों की सलाहियतों पर यकीन नहीं था। तुम्हें शुबा था कि मैं उनके किसी भी वार से बच निकलूंगा।
इसके अलावा दो मुझे एहसास कमतरी से भी दो चार करना चाहते थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा। मैंने जोन्स को हुक्म दिया था कि तुम्हें या तुम्हारे किसी साथी को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए और मेरे हुक्म की मनुआन शामिल की गई थी। तुम्हारी खुशफहमियां तुम्हें ले डूबेगी रैंडल। उसने तुम्हारे हुक्म पर अमल नहीं किया ना, और इसी के नतीजे में ईगल का अड्डा शीगुराई में होना तबाही से दो चार हुआ था। रैंडल मुझे वेल टीवी से देखने लगा, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, जोन में इतनी जरूरत हो ही नहीं सकती कि वो मेरी हुक्म अदूदी करे। इमारत से बाहर निकलते ही मुझ पर कातलाना हमला करने की कोशिश की गई थी। मैंने कहा उसने जो हमला कराया था वो नाकाम तो हो गया, मगर मैं नाकाम नहीं हुआ। तुम जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। कैद से रिहा होने के बाद तुमने जिस कदर हमें नुकसानात पहुंचाए हैं उनकी तलाबी के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन शीगुराई में होने वाले नुकसानात का जिम्मेदार जोन्स है, उसे इसकी सदा मिलेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने तंदिया लहजे में कहा। क्या जोन जिंदा होगा? हाँ मेरा यही ख्याल है, इसलिए कि इमारत की छत पर जो हेलीकॉप्टर था उसका मलबा नहीं मिला। जोन वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया था। कती गलत ख्याल है। जोन ने फरार होने की कोशिश जरूर की थी, मगर मैंने उसे भी फरार नहीं होने दिया। वो मेरी कैद में और मुझसे उलझने के नतीजे में वो माजूर हो गया है। मुझे अफसोस है कि तुम मुझे कोई सजा नहीं दे सकोगे। ओह, वह समझा था कि जोन्स फरार होने में कामयाब हो गया था। रैंडल के लहजे में मायूसी की हल्की सी झलक थी। शीगुराई की हुकूमत में तुम लोग गैर मामूली हद तक बढ़ गए हो। तुम्हें यकीनन इतराब बिल के लोबी के एक वैराने से हेलीकॉप्टर का मलबा बरामद हुआ है। मुझे इतराब भी नहीं थी, मगर मैं तो यही समझा था कि हेलीकॉप्टर जोन ने खुद तबाह किया है ताकि कोई और उसे फायदा ना उठा सके। तुमने अगर यह सोचने की जहमत की होती कि बैलिडो तक बै किस तरह पहुंचा तो तुम खुद ही समझ जाते कि ये कारनामा मैंने किस तरह अंजाम दिया है। रैंडल ने चौंक कर मुझे दिखा। तुम्हारी दीदी कोई और होता तो मैं इसी अंदाज में सोचता, लेकिन तुम्हारे जराये के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। ताम जे अमर तशवीश ना आगे के जोन तुम्हारे हाथ लग गया। तुम्हारी तशवीश बढ़ा कर रैंडल, जोन से मुझे बड़ी कारामद बातें मालूम हुई है। वो एक अहमक आदमी साबित हुआ है। अगर हाई कमान की हिदायत पर वो अमल करता तो मैं इतनी तेजी से कामयाबी हासिल ना कर पाता। तो अमरात बहुत ज्यादा उलझ गए हैं। अचानक रैंडल ने कहा, अब ज्यादा खून खराबे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बेहतर ये है कि हम आपस में सुलह कर लें। रैंडल की बात सुनकर कैरोलिन चौंकी थी, मगर उसने निगाह उठाकर भी रैंडल की तरफ नहीं देखा था। गालिबन यही वो बात थी जो तुम कैरोलिन के सामने नहीं करना चाहते थे। मैंने तंदिया लहजे में कहा, इसलिए तुम कैरोलिन को वापस भेजने के दर पे थी। मुसालिल की बात कर रहा हूँ। रैंडल ने मेरे तबसरे पर तवज्जो दिए बगैर कहा, इंसानी खून इतना अर्दा नहीं होता कि उसे बिला वजह बहाया जाता रहे। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। कोई और बात करो। कोई डंग का मौजू ना सुझाई दे रहा हो तो मौजा मीबर को जिन तबसरा कर डालो। मैं संजीदा हूँ अली, मैंने ख्वाह मोहा इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लिया। मुझे मालूम है तुम संजीदा हो। मैंने उसकी बात काट कर कहा, ये भी जानता हूँ कि तुम मुजारिद पर क्यों आमादा हो, और इस बात से वाकिफ हूँ कि तुम में और तुम्हारे उस टोले में जिसे तुमने ईगल का नाम दे रखा है कितनी इंसानियत है। ये हकीकत भी मुझ पर रोजे रोशन की तरह आया है कि सियोनियत के अलंबरदार मारूद के डेर पर बैठकर अमन की बातें करते हैं। आलमी पैमाने पर दहशत गर्दी करने वालों के मुंह से इंसानियत की बात सुनकर तो संजीदा से संजीदा आदमी भी अपनी संजीदगी बरकरार नहीं रख सकेगा। मैं तो खुद को कोई ऐसा खास संजीदा आदमी भी नहीं समझता। मादी की गलतियां गिनवाने की बजाय मुस्तकबिल की बात करो। जरूरी तो नहीं कि मादी में जो कुछ होता रहा वही मुस्तकबिल में भी दोहराया जाता रहे। मादी के बाद मुस्तकबिल से पहले एक और चीज आती है बिचल रैंडल। अगर आप बुरा ना माने तो हम पहले हाल पर बात कर लें। जरूर करो। रैंडल ने जोशीले अंदाज में कहा, क्या मेरा ये जज्बा कम है कि मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुमसे मुज़ाकरात करने तुम्हारे पास आ गया? मुझे अफसोस है रैंडल, तुम संजीदगी के दावे कर रहे हो, वरना दरगी का तुमने बस सिरेपन की इंतहा कर दी है। ये जानते हुए कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है, तुम मुझे बच्चों के अंदाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी कौन सी बात गलत कही है? क्या तुमसे इस तरह उम्मीद कर मैंने अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाली? दर हकीकत तुम भी सब पूरी तरह मेरे रहमो कर पर हो। तुम जो कुछ कर रहे हो वो दुरुस्त नहीं है। कुछ देर कबल तुम एतराफ कर चुके हो कि तुमने यहाँ आने से कबल अपनी हिफाजत के मुकम्मल इंतजाम करने के। तुम्हारी नजर में वो हिफाजती इंतजाम जरूर मुकम्मल होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनकी कोई हकीकत नहीं है। मैं तुमसे गुफ्तगू चनीद करने की बजाय धोखे से तुम्हें खत्म भी कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। क्या यही बात मेरे खुलूस को साबित करने के लिए काफी नहीं है? मेरी जिंदगी इस वक्त तुम्हारी जरूरत है रैंडल, मैंने संभल कर बैठते हुए कहा। एब्रानाल का बड़बोला कामयाबी की शायरा पर इतना आगे बढ़ चुका है कि तुम्हारे पास उससे सुलह करने की सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा। तुम मेरी कुव्वत तकदीर से वाकिफ हो। जजीरा बर्फ पर मैंने उसका मुजाहरा करके तुम्हें हैरत में डाल दिया नाम। मुझे ताज्जुब है कि उसके बावजूद तुम मुझसे ऐसी बेसरूबा बातें कर रहे हो।
मुझे इतराफ है अली, तुम बड़ी बारीक बीनी से तजिया करते हो, लेकिन हर तजिए का दुरुस्त होना लाजमी तो नहीं होता। कभी आदमी गलती भी तो कर सकता है। इस मौके पर मैं कोई गलती नहीं कर रहा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम मेरे पास नहीं आए हो बल्कि मुझे घेर कर यहाँ बुलवाया गया है। ये शरीफाना तरीका तो नहीं कहा जा सकता कि तुम बरियरम मौजूदगी में मेरे कमरे में घुसे और फिर बाथरूम में छुपे मेरे मुंतजिर थे। हरगिज़ नहीं, मुझे ये इतराफ है कि ये कोई शरीफाना तरीका नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि बाथरूम से बरामद होते ही मैं तुम्हें गोली का निशाना बना देता। जिस पोजीशन में तुम थे उसमें तुम अपना दिफा भी तो नहीं कर सकते थे। ये महज तुम्हारी खामख्याली है रैडल। गोली से जाना तो बेअदमुश्किल काम होता है, तुम मुझे बम से भी हलाक नहीं कर सकते थे। याद नहीं, तुमने मेरी कार में बम फिट कराया था। उस वक्त तुम होशियार थे, मगर इस तुम बेखबरी में मारे जाते। ना मैं पहले बेखबर था रैडल, और ना इस वक्त हूँ। मैं इतना तो अब भी बता सकता हूँ कि खतरा उस तरफ से है। मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया। रैंडल ने खुद पर काबू पाने की कोशिश रैंडल ने खुद पर काबू रखने की बेहद कोशिश की, मगर उसके बावजूद बैनर्स की आंखों में रूनुमा होने वाले तगैयर को महसूस कर लिया। उस तरफ तो खिड़की है, उसने सरतरी अंदाज में कहा, और वो भी 8वीं मंजिल पर। वायर इतनी ज्यादा भी नहीं है कि कोई उस पर पांव ही टिका सके। उस तरह से तुम्हें क्या खतरा हो सकता है? बेलिनोव के कमरे की खिड़की भी तो ऐसी ही थी। मैंने खेल लहरी में कहा, क्या वो खिड़की बाहर से आने वाली गोली को रोक सकती थी? मुझे नहीं मालूम बेलिनोव के साथ क्या हुआ, रैंडल ने कहा, मगर मैं उस पर गहरी नजर रखे हुए था। मेरे इस जुमले ने भी उस पर गहरा असर किया था। तुम दुनिया के बेलकबर तरीन आदमी हो रैंडल, मैंने आंसर कहा। हालांकि वो वाकया रुनमा होने के फौरन बाद बेलिनोव ने तुम्हें मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर दिया था। तो तुम जाम पलाओ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने तुमसे कहा कि मैं हर बात का तैयार करके नतीजे अर्ग करता हूँ? ये भी मेरा तैरिया ही है। मैं नहीं मानता, रैंडल ने बेयकीनी से कहा। तुमने यकीनन बेलिनोव के कमरे में कोई ऐसा आरा छुपा दिया था जिसके जरिए वो तो तुम्हें इतला देने से कबल ही बरामद कर लिया गया था। क्यों कैरोलिन गड़बड़ाऊंगी? मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, बेलिनोव कुछ भी नहीं जानता था, जॉन भी हर बात से नावाकिफ था, पदाम क्लारा के इल्म में भी कुछ नहीं था। यही हाल डेविड रियान और नकीता का भी था। और सबसे बढ़कर यह कि तुम्हारे मोशी आवड़ तो दुनिया के सबसे ज्यादा मासूम आदमी है। मैंने वसीले लेने में कहा, समझ में नहीं आता कि मेरे नजदीक आने वाला हर शख्स इस कदर बेखबर क्यों होता है। कैरोलिन कुछ न समझने वाले अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी, और रैंडल शायद बदीर गुफ्तगू करने के लिए कोई नया लाए अमल मुरतब कर रहा था। इस शख्स को जानती हो? अचानक मैंने रैंडल की तरफ इशारा करके कैरोलिन से कहा। इसे जानती हो या इससे भी नावाकिफ हो? ये पोशी हावर्ड है, कैरोलिन ने इकलात कहा। इसका नाम रैंडल है, और इसका हमेशा ये याद आया कि अगर ओली बावर्ड ने मुझे डील ना दी होती तो मैं जिंदा ना होता। आपने मुझे गायबाना और रूहानी उस्ताद का इंतकाम लेने के लिए बेदाने अमल में उतरा था। इससे पूछो कि अगर आज भी इसके रहमो करम पर हूँ तो ये मुझे हमेशा के लिए इंतजार क्यों हासिल नहीं कर लेता? कम अज कम गुफ्तगू के आदाब ही मनहूस रखो। रैंडल ने नरम लहजे तक कहा, इस वक्त मैं खैर सगानी के जज्बे के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें अजवान से मुंसलिक हो, इस शख्स के कारनामों से तुम बेखबर नहीं हो सकती। क्या तुम्हें मालूम है कि इसके दिल में यक बयक मेरे लिए ख्याल सगारी के जज्बात किस तरह पैदा हो गए? नहीं, कैरोलिन ने बेसाख्तगी से कहा, और फिर खौफजदा अंदाज में रैंडल की तरफ देखा। एक सुपर ईगल को बचाने के लिए ये बक्की तौर पर सुलह करना चाहता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, एजवान के यहाँ से निकलते ये दोबारा धोखे से मुझे मारने की कोशिश करेगा। जो कुछ तुमने कहा ये बदगुमानी के जुमरे में आता है। ये तो बता दो कि तुम्हें इस खास मौके पर इस मुसालित का ख्याल क्यों आया? अगर आ ही गया था तो तुमने खुद क्यों जहमत की? ये पैगाम तो तुम किसी कारिंदे के जरिए भी पिटवा सकते थे। नहीं रैंडल, मुझे अफसोस है कि मुझ पर तुम्हारा ही अरबा कारगर नहीं हो सकेगा। मैं तुम लोगों का नपाज हूँ, खूब जानता हूँ कि कौन सा काम किस नीयत से किया जा रहा है। मेरा खुद आना इस बात की दलील है कि मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। रैंडल ने बर्राई हुई आवाज में कहा, तुमने तो मत घुमाने की दाई कर दी अली। तुम खूब जरा हो गए थे रैंडल, मैंने जहरीले डाले में कहा। अगर यही माजरा किसी और मुल्क का होता तो तुम्हारा रद्द अमल मुख्तलिफ होता, मगर यहाँ बोटेल में तुम ज्यादा हाथ पैर नहीं चला सकते। तुम्हें खौफ था कि मैं कहीं बेलिनोव को कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। अगर ऐसा हो जाता तो तुम्हें गोल्ड ईगल की हैसियत से बाजूल कर दिया जाता, और इसी खौफ के बायस तुम फौरन ही कोटेल दौड़ते चले आए। मेरे पास खुद आने की वजह भी यही है कि तुम्हारे पास जाया करने के लिए एक लम्हा भी नहीं है। तुम जल्द अज जल्द कोई मुआहदा करने के चक्कर में हो। अगर वाकई ये बात होती तो मैं तुम्हें खत्म कराने की कोशिश करता ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए पाक हो जाए, रैंडल ने धीमी आवाज में कहा। उधर मैंने ऐसा नहीं किया, शायद ऐसा ना करके मैंने गलती की है, इसलिए कि तुम मेरी नीयत पर शक कर रहे हो। यही तो बजीर की पैदा हुई जिम्मेदार रैंडल कि मेरा किस्सा पाक करने के मामला खत्म नहीं हो रहा था। गोटेल मेरा गढ़ है, यहाँ अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो बेलिनोव का यहाँ से जिंदा सलामत निकलना बाहर हो गया था।
यही मजबूरी तो तुम्हें मुझ तक खींच लाई है। तो वो शख्स हो जिसने हमेशा ये कहा कि ओली बाबर दे, मुझे डील देकर गलती की और आज मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहद कीमती होगी। अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि जानी ओली बाबर ने मुझे क्यों डील दिया करता था।